हेलो फ्रेंड्स। आज हम एसएससी के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम टीयर 1 जिसका कि पेपर 7/12/2022 को हुआ था, उसके फर्स्ट शिफ्ट के आज इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इंग्लिश के पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमारा इंग्लिश का सेक्शन शुरू होता है। तो पढ़ते हैं पहला प्रश्न। कह रहा है डायरेक्ट फॉर्म में बदलने के लिए सेंटेंस को। तो शी सेड दैट शी कुड नॉट बिलीव हिम। तो शी सेड दैट की जगह हो जाएगा, शी यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे आई होना चाहिए। कुड की जगह कैन नॉट होना चाहिए और बिलीव हिम सेम रह जाएगा। ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर थर्ड में। शी सेड आई कैन नॉट बिलीव हिम। देखिए यू है इसलिए ये गलत है। यहाँ आई मे नॉट, मे वाला कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं इसलिए ये गलत है। और कुड नॉट का कैन नॉट होता है, यहाँ पे कुड नॉट ही लिखा है इसलिए ये भी गलत है। नया साइज भी लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड सिनोनिम पूछ रहा है शब्द एंटीसिपेटेड का। तो सबसे पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। द नेक्स्ट मूव ऑफ द ओपोनेंट वाज एंटिसिपेटेड बाय द टीम। तो जो ओपोनेंट था, मतलब जो जिसके साथ प्रतियोगिता हो रही थी, जो ओपोनेंट था उसका जो अगला मूव था वो एंटिसिपेट किया गया, मतलब कि लोगों द्वारा प्रिडिक्ट कर लिया गया। एंटिसिपेट मतलब होता है टू प्रिडिक्ट समथिंग, पहले से अंदेशा हो जाना। जैसे कि कई बार क्रिकेट मैचेस में बॉलर की जो नेक्स्ट बॉल होती है उसको बैट्समैन एंटिसिपेट कर लेता है, मतलब प्रिडिक्ट कर लेता है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। फॉरगॉटन मतलब भूल जाना। सस्पेक्टेड मतलब कुछ गलत के लिए किसी को दोष देना या किसी के ऊपर संदेह करना, वो सस्पेक्टेड। और ड्रेडेड मतलब भयभीत या चिंतित कह सकते हैं हम। फियर्ड एक इंग्लिश का शब्द है, या ट्रिपिडेशन। ये सारे मतलब ड्रेडेड के होते हैं, मतलब डर जाना। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है अप्रोप्रिएट ऑप्शन से। तो अक्षय ऑलवेज गिव डैश टू जोआना फॉर हिज सक्सेस। तो अक्षय जो है हमेशा जोआना को क्रेडिट देता होगा, मतलब उन्हीं के कारण उसको सक्सेस मिली उस बारे में कहता होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ क्रेडिट हमारा करेक्ट आंसर है। कोई अपनी सक्सेस के लिए ब्लेम नहीं करता। चांस और अपॉर्चुनिटी ये तीनों ही कहीं फिट नहीं हो रहे, इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ ही हमारा करेक्ट आंसर है, क्रेडिट। अक्षय ने हमेशा जोआना को अपने सक्सेस के लिए क्रेडिट दिया। क्वेश्चन नंबर फोर अंडरलाइन जो वर्ड है उसका सिनोनिम पूछ रहा है। तो पढ़ते हैं। द वे शीतल इम्पार्ट्स नॉलेज टू हर स्टूडेंट इज रियली प्रेज वर्दी। तो इम्पार्ट जो शब्द है, इम्पार्ट मतलब ट्रांसमिट, मतलब जैसे आप नॉलेज क्या करोगे, अपने आप से बच्चों की तरफ ट्रांसमिट करोगे, उनकी तरफ उन्हें शिक्षा दोगे, तो इसीलिए ट्रांसमिट शब्द होगा इम्पार्ट के लिए सही सिनोनिम ऑप्शन नंबर सेकंड। डिस्क्लोज मतलब किसी चीज का खुलासा करना होता है। एक्सपोज मतलब किसी के भेद को खोल देना। थोड़े थोड़े सिमिलर से वर्ड है ये। और एडमिट मतलब किसी चीज को मान लेना। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ईडियम का मतलब पूछ रहा है। नोबडी इन द कॉन्फ्रेंस सीम टू बिलीव द कॉक एंड बुल स्टोरी अबाउट सच अ मेजर मूवी स्टार। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब पूछ रहा है, मतलब एक बहुत ही बढ़ा चढ़ा के एक काल्पनिक चीज बताना, उसको हम कहते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। वाइडली एग्जैजरेटेड और फॉल्सिफाइड स्टोरी, बढ़ा चढ़ा के कोई झूठी स्टोरी पेश करना, उसको कहते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। मतलब कोई भी उस कॉन्फ्रेंस में उनकी वो जो बड़े मूवी स्टार का जो एक कॉक एंड बुल स्टोरी थी, मतलब एक जो बढ़ाई चढ़ाई बातें थी, उस पर बिलीव नहीं कर रहा था। इसका ये मतलब है इस पूरे सेंटेंस का। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स पूछ रहा है इनमें से कौन से सेंटेंस में कोई स्पेलिंग एरर नहीं है। तो जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो ये सेरेटेड शब्द है इसमें गलती है। सिरेटेड की सही स्पेलिंग SERRATED होती है। सिरेटेड नाइफ आपने कभी देखा भी होगा, कुछ कुछ इस तरह की होती है, मतलब ऐसी होगी नाइफ, और उसका जो ये एज होता है वो ऐसा 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 ऐसे उसमें दांत से बने होते हैं, दांत बने होते हैं ऐसे वी शेप्ड के, उसको हम सिरेटेड नाइफ्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है। माई मदर आज मी टू परचेज 2 ब्रेड नाइफ्स हैविंग सिरेटेड एजेस। मेरी मदर ने मुझे 2 ब्रेड नाइफ के लिए खरीदने के लिए कहा, जिनकी धार होगी, एजेस जो होगी वो सिरेटेड होगी, मतलब वो दांत वाली होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेवन वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछ रहा है। अलाउंस गिवन टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन। मतलब हस्बैंड द्वारा वाइफ को जो पैसा दिया जाता है उन दोनों के जुदा होने के बाद या डिवोर्स के बाद, उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है एलिमनी। एलिमनी वो पैसा होता है जो डिवोर्स के बाद वाइफ को सस्टेन करने के लिए हस्बैंड द्वारा दिया जाता है। ये उल्टा भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हस्बैंड ही वाइफ को देता है। वाइफ जनरली इंडिया में इतनी समृद्ध नहीं हो पाती है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है।
एलिगोरी जो होती है वो एक तरह की स्टोरी होती है जिसमें अलग अलग कैरेक्टर अलग अलग रोल प्ले करते हैं। जैसे कि कोई ऐसी स्टोरी जिसमें एक जानवर है वो पीस के लिए जाना जाता है, एक जानवर है जो वाइल्ड है, जैसे मोगली आपने अगर देखा होगा, तो उसमें भी अलग अलग जो स्पीशीज थे, अलग अलग जानवर थे, उनके एक अलग अलग किरदार हुआ करते थे। उस तरह की स्टोरी को हम एलिगोरी कहते हैं। एफिडेविट होता है हलफनामा, जिसपे कि आप कुछ मतलब कोई क्लेम देते हैं आप, या किसी तरह का अंडरटेकिंग देते हैं। और एडवोकेसी मतलब किसी के सपोर्ट में पब्लिकली बोलना, किसी का किसी के लिए बोलना। जैसे आप एडवोकेट होते हैं वो एक्चुअल में आपके लिए कोर्ट में आपकी जो तकरीरें पेश करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, कह रहा है पैसिव वॉइस में बदलो सेंटेंस को। तो द सेक्रेटरी वॉज नोटिंग डाउन द डिक्टेशन, शुरुआत होगी द डिक्टेशन वॉज। अब यहाँ पे आप देखेंगे नोटिंग शब्द आ गया, तो इसलिए यहाँ पे बीइंग भी आना चाहिए। वॉज बीइंग नोटेड बाय द सेक्रेटरी, ये आपको ऑप्शन नंबर 4 में मिलेगा। द डिक्टेशन वॉज बीइंग नोटेड बाय द सेक्रेटरी। देखिए बीइंग सिर्फ इसी में है, जब भी हमारा आईएनजी वाला कोई टर्म होता है तो हमें बीइंग लगाना ही होता है, इसलिए बाकी सब गलत है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। Whom a Danish traveler had made an replica of the tablet, which in 1908 was deposited in the Metropolitan Museum of Art, New York. तो देखिए होम नाम का एक डैनिश ट्रैवलर था, उसने क्या बनाया होगा। रेप्लिका जो होता है वो एग्जैक्ट होता है, मतलब एकदम एक जैसा। वाइल्ड मतलब जंगली, ऑब्सक्योर माने अनक्लियर, और करप्ट माने मतलब तो जो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व उसे करप्ट कहते हैं। तो बाकी तीनों ऑप्शन रेलेवेंट ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 थी आपका कुछ हद तक रेप्लिका का। रेप्लिका मतलब किसी चीज का एग्जैक्ट कॉपी बनाना, इसलिए एग्जैक्ट कॉपी या एग्जैक्ट रेप्लिका ही ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट करने को कह रहा है स्पेलिंग को। तो देखिए न्यूसेंस जो शब्द है इसकी सही स्पेलिंग होती है NUISANC, मतलब अनोयंस या किसी को परेशान करना, कॉन्स्टेंटली ट्रबल देते रहना, उसको हम न्यूसेंस कहते हैं। परेशानी पैदा करने वाला जो होता है उसको न्यूसेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट स्पेलिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सिनोनिम बताने के लिए ब्रैकेटेड वर्ड का लाइटनिंग अप पढ़ते हैं। द लाइट्स डैश द आर्टवर्क ऑन द वॉल्स ऑफ द म्यूजियम वर लुकिंग ब्यूटीफुल। तो देखिए द लाइट्स लाइटिंग अप मतलब चमका देना। चमकाने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक शब्द है इल्यूमिनेटिंग, मतलब जो लाइट जो चमका रही थी आर्टवर्क को जो कि वॉल्स पे था म्यूजियम के, वो उसे बहुत ही ब्यूटीफुल दर्शा रहा था, मतलब बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट होगा। एनलाइटिंग मतलब किसी को मतलब किसी की बुद्धि खुल जाए, या वो अब जैसे किसी को निर्वाण मिल जाए उसे हम एनलाइटमेंट कहते हैं। ट्रैफिकिंग मतलब चीज़ों की तस्करी करना एक जगह से दूसरी जगह। मेजमराइजिंग मतलब भी बहुत ब्यूटीफुल कुछ जो होता है उसे मेजमराइजिंग कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है इल्यूमिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 12 इडियम इडियम का मीनिंग पूछ रहा है। तो द गेम इज नाउ इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग मतलब पूरी तरह से एक्टिव हो गया है, वेरी एक्टिव। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13 में एंटोनिम पूछ रहा है। अब यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड तो है नहीं, वैसे इसका ये वर्ड होगा कोजेंट। कोजेंट वर्ड का एंटोनिम पूछ रहा है, तो पहले पढ़ते हैं। द मैनेजिंग डायरेक्टर प्रोड्यूस्ड कोजेंट रीजंस फॉर द चेंज इन एचआर पॉलिसी। कोजेंट माने होता है कंपेलिंग, मतलब जो विवश कर दे चीजों के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, ये इसका सिनोनिम है। अनकन्विंसिंग मतलब जो उतना मतलब आपको कन्विंस ना कर पाए उस चीजों को हम अनकन्विंसिंग कहते हैं। पर्टिनेंट मतलब होता है रेलेवेंट, मतलब उस चीज से रिलेटेड। जैसे दीज आर द पर्टिनेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस सब्जेक्ट, इसका मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेक्टेड ना हो, इसकी उम्मीद ना की गई हो, तो इसलिए अनकन्विंसिंग आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस आ गया, तो पढ़ते हैं। तो थोरियम हैज, तो थोरियम हैज एंड नहीं होगा, हैज ऑफ नहीं होगा, हैज द नहीं होगा, शुरुआत आर से होगी। आर से सिर्फ इन दो में शुरू है। तो पढ़ते हैं। थोरियम हैज बीन टेस्टेड एज अ फ्यूल इन अदर टाइप्स ऑफ। देखिए अदर टाइप्स के बाद एंड नहीं होगा, द भी नहीं होगा, ऑफ हो सकता है, तो इसीलिए हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे। तो द थोरियम हैज बीन टेस्टेड एज अ फ्यूल इन अदर टाइप्स of nuclear reactors in countries including the United States, Germany, and the United Kingdom, and is part of a nuclear program in India. देखिए ये कह ये रहा है कि थोरियम जो है उसको कि
उसे टेस्ट किया गया है किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, कई सारी कंट्रीज में, जिसमें कि यूएस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और इंडिया भी शामिल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 15 सेंटेंस में मिस्टेक पूछ रहा है कहाँ पे, यू मस्ट बी हरी। अब देखिए यहाँ पे बी होगा ही नहीं, यू मस्ट हरी अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन, ये होना चाहिए। अगर आप जल्दी नहीं करेंगे तो आप ट्रेन मिस कर देंगे, ये इसका मतलब है। बी हरी नहीं यूज किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड में ही हमारी गलती है। क्वेश्चन 16 द बॉय हैड रन अवे बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीट हिम फॉर वन मोर डे। कुडंट स्टैंड फादर बीट ना ओके, यहाँ पे बीटिंग होगा, वो स्टैंड नहीं कर पाता, उसके पिताजी उसे एक और दिन मारे, इसीलिए वो घर से छोड़ के भाग गया, घर छोड़ के भाग गया। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 17 रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, ये काफी बड़ा है, तो पढ़ते हैं। जब आप इसे रफली पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सी से शुरुआत होनी चाहिए। तो और ऑप्शन में भी आप देखेंगे दो ऑप्शन में सी है, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि सी से शुरुआत होगी। तो नेक पेन इज अ फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम अमंग मैनी पीपल दीज डेज। गले में जो दर्द है वो बहुत ही फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम है, बहुत ही आम प्रॉब्लम है लोगों में, एडल्ट पीपल में। उसके बाद पुअर posture may strain neck muscles whether you are leaning over your computer or hunching over your workstation। देखिए पुअर जो posture होता है, मतलब सही ढंग से जब आप नहीं बैठते हैं तो आपके नेक मसल पे स्ट्रेन आ जाती है, जिस वजह से दर्द होता है उसमें। तब ये स्ट्रेन कैसे आती है, जैसे आप कंप्यूटर में देखते हैं तो सर थोड़ा सा झुका लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह दिखे, है ना, मतलब कहीं भी आप जब या आप थोड़ा सा और हंच करके बैठ जाते हैं, मतलब थोड़ा सा मुड़ के, उससे आपके नेक पे स्ट्रेन आ जाता है। However, neck pain may occasionally be an indicator of a more serious issue। लेकिन नेक प्रॉब्लम जो है कभी-कभी कुछ दूसरे सीरियस इश्यूज को भी लीड कर सकता है, जैसे कि if your neck pain is accompanied by numbness or lack of strength in your arms or hands, or if you experience shooting pain into your shoulder or down your arms, you should seek medical attention। तो ये कह रहा है कि अगर आपके नेक पेन के साथ साथ आपके मतलब आपको नमनेस लगे, मतलब एकदम से सुन्न हो जाए, या लैक ऑफ स्ट्रेंथ लगे अपने हाथों में, या एकदम शूटिंग पेन हो, मतलब काफी दर्द हो आपके शोल्डर्स में, आर्म्स में, तो आपको मेडिकल अटेंशन जल्द से जल्द लेनी चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा अप्रोप्रिएट सेंटेंस बन पाएगा। क्वेश्चन 18 एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने को कह रहा है। तो फुटबॉल टूर्नामेंट वॉज बीइंग अवॉइडेड बाय हिज सन, देखिए आईएनजी है, तो हमारे जो जो आंसर है उसमें आईएनजी होना चाहिए। आईएनजी आपको यहाँ और यहाँ मिलेगा, इन दोनों में नहीं मिलेगा, इस वजह से ये दोनों तो गलत है। अब देखिए हिज सन इज अवॉइडिंग फुटबॉल टूर्नामेंट, हिज सन वॉज अवॉइडिंग फुटबॉल टूर्नामेंट, यहाँ पे देखिए वॉज दिया हुआ है, तो वॉज के साथ ही हम फॉलो करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट होगा। एक्टिव पैसिव में हम टेंस नहीं बदलते, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस बदलता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर है। क्वेश्चन 19 पूछ रहा है अंडरलाइन जो वर्ड है उसका सब्स्टिट्यूट। तो शी लिव्ड इन वेल रिसोर्स्ड सराउंडिंग, वेल रिसोर्स मतलब जहाँ पे सब कुछ उपलब्ध हो, तो उसे हम लग्जरियस कहेंगे। जहाँ पे सब कुछ उपलब्ध हो, सारी चीजें एकदम बेहतरीन हो, तो उसको हम लग्जरियस कहेंगे। वो एक लग्जरियस सराउंडिंग में रहा करती थी। लग्जरियसनेस और लग्जरी वैसे दोनों वर्ड एक जैसे हैं, लेकिन हम इसे फिट इस तरह से करेंगे लग्जरियस लिख के। लग्जरियसनेस वो सेंटेंस में अलग तरह से यूज होगा, लग्जरी भी अलग तरह से यूज होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 सेंटेंस रीअरेंजमेंट फिर से आ गया। द गूगल डूडल, अब आप जब पढ़ेंगे डूडल विद अ कप ऑफ ग्रीन टी, इस तरह से नहीं जाएगा। फिर सुजुमारा वर्किंग, ये भी नहीं जाएगा। सम ग्रीन, ये भी नहीं होगा। जब भी आप इस तरह के सेंटेंस देखें तो आप फिट करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि किस एक के साथ फिट होने वाला है। देखिए आर के साथ होने के ज्यादा चांस है। द गूगल डूडल सम ग्रीन टी लीव्स, इससे ही पता चल जाएगी आर नहीं होगा हमारा आंसर। तो द गूगल डूडल फीचर्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, अब देखिए ये सबसे अप्रोप्रिएट है, एस एक ये, इसलिए हमें पता चल जाएगा यही आंसर है। गूगल डूडल आप जानते होंगे, जब आप google.com खोलते हैं तो कई बार आप देखेंगे जो गूगल है उस पर कुछ कुछ फोटोज बनी रहती है, कोई कभी किसी का बर्थडे होता है या कोई पॉपुलर पर्सनालिटी होती है, उसके ऊपर उसको बदल देते हैं, उसी को डूडल कहा जाता है। तो जो गूगल डूडल था उसने एक फीचर किया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सुजीमुरा वर्किंग इन हर लेबोरेटरी। सुजीमुरा कोई शायद जापानीज कोई पर्सन होंगे जो अपने लेबोरेटरी में काम कर रहे थे। विद अ कप ऑफ ग्रीन टी बीकर एंड सम ग्रीन टी लीव्स बाय हिज साइड, काम किस पे रहे थे लेबोरेटरी में, उनके पास एक ग्रीन टी था,
एक बीकर था, कप ऑफ ग्रीन टी, बीकर एंड सम ग्रीन टी लीव्स बाय द साइड, और कुछ ग्रीन टी लीव्स थी, मतलब वो चाय के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के ऊपर। तो देखिए यहाँ से हमारा कॉम्प्रिहेंशन शुरू होता है, तो पढ़ते हैं। One's options in the world are as dash as the horizon। देखिए as dash as the horizon मतलब horizon क्या है? horizon बहुत बड़ा होता है, किसी के जो विकल्प होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं ना, तो इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 वास्ट। मतलब किसी पर्सन के ऑप्शंस जो होते हैं वो वास्ट हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, जितना कि एक होराइजन। होराइजन मतलब जैसे आप जब एक ऐसी खाली जगह पे देखते हैं तो जहाँ पे आपको लगता है कि जमीन और आसमान मिल रहा है, उसको होराइजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नैरो मतलब पतला, स्लाइट मतलब थोड़ा सा, और कॉन्ट्रैक्टेड मतलब जो चिपक गया हो, दब गया हो, मतलब अंदर से कॉन्ट्रैक्शन आ गया हो। जैसे कि आप ठंडे बोतल में देखते हैं, ठंडा पानी रखते हैं तो वो थोड़ा सा दब जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। अब आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है वास्ट हो गया। वास्ट इज द होराइजन विच इज टेक्निकली अ सर्कल एंड दस डैश ब्रॉड। देखिए होराइजन जो होता है वो टेक्निकली एक सर्कल होता है ना, तो इसीलिए इसका मतलब है बहुत ही चौड़ा होगा, बहुत ही ब्रॉड होगा, इनफाइनेटली। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, इनफाइनेटली ब्रॉड। क्योंकि ब्रॉड जो होता है वो बहुत, मतलब सर्कुलर चीज तो हमें पता ही नहीं, और अर्थ के संदर्भ में अगर आप कुछ देखेंगे तो वो तो बहुत ही बड़ा हो सकता है, हमारी कल्पना से भी बाहर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट, येट वी मस्ट चूज ईच स्टेप वी टेक विथ डैश कॉशन। देखिए कॉशन मतलब जब भी हम कोई कोई भी कदम लें तो हमें उसके बहुत ज्यादा ध्यान से लेना होता है ना, तो अटमोस्ट एक शब्द यूज करते हैं हम। अटमोस्ट कॉशन मतलब, कॉशन मतलब आप ध्यान भी देंगे बहुत ज्यादा, मतलब सिर्फ थोड़ा मोड़ा ध्यान नहीं, 100% अटेंशन वाला ध्यान देना चाहिए आपको कोई भी अपने लाइफ में डिसीजन लेने के लिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। स्लैक मतलब होता है लूज या नॉट टाइट। अनमाइंडफुल मतलब होता है नॉट गिविंग इनफ अटेंशन। और इनअटेंटिव मतलब जो अटेंड ना करे, मतलब ध्यान ही ना दे किसी चीज पे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका करेक्ट आंसर था। अब यहाँ पे अटमोस्ट हो गया, हमें पता है utmost caution for the footprints we leave dash are as important as the dash we follow। for the footprints we leave, जो footprints होते हैं मतलब आपके जो पैर के छाप होते हैं वो आप पीछे छोड़ते हैं, तो behind आंसर होगा इधर। ऑप्शन नंबर थर्ड, जो फुटप्रिंट्स आप छोड़ देते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। डिस्कार्डर मतलब किसी चीज को डिस्कार्ड कर देना या हटा देना जो सही से ना होना। सरप्लस मतलब कुछ कोई चीज ज्यादा मात्रा में होना। एक्सेसिव मतलब भी सेम ही होता है, कोई चीज ज्यादा मात्रा में। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर था इसमें। और आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है, यहाँ पे बिहाइंड हो गया हमें पता चला। तो फॉर द फुटप्रिंट्स वी लीव बिहाइंड आर एज इम्पोर्टेंट एज द डैश वी फॉलो एज द पाथ वी फॉलो। हम रास्ते फॉलो करते हैं ना, रास्ते जो हम फॉलो करते हैं वो, और जो हम फुटप्रिंट्स छोड़ जाते हैं मतलब उन रास्तों में हमने क्या किया वो दोनों ही चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। दे आर पार्ट ऑफ द सेम जर्नी आर स्टोरी। मतलब वो हमारे दोनों हमारी जर्नी की ही पार्ट होते हैं, ये कहना चाहता है राइटर। तो इसीलिए आप जब भी कोई कदम लें तो पहले तो उसे बहुत सोच समझ के लें, और उसके बाद जो कदम ले रहे हैं, जो रास्ता आप चूज कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि उसके बाद आप अपने फुटप्रिंट्स छोड़ते हुए अपनी एक डेस्टिनी लिखते हैं जिसे लोग फॉलो करते हैं आगे की तरफ। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसका करेक्ट आंसर था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी इस एग्जाम के बाकी दिनों की शिफ्ट मतलब 7 तारीख से पहले के जो शिफ्ट हैं उनके भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, आपको उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही मैं प्रयास करूंगा कि मैं जल्दी जल्दी और वीडियोस बना के खत्म करूं, जिससे कि एसएससी सीजीएल के जो अगले पेपर है उससे पहले इंग्लिश के सारे सेट्स कंप्लीट हो जाए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड जो कि इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके साथ शेयर कर सकते हैं, और इस तरह के कंटेंट के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।